अच्छा जी, सॉल्यूशन चैप्टर और जेके बॉस टाइप का पेपर है, कुछ मोस्ट प्रोबेबल सवाल मैंने बना रखे हैं, इससे सॉल्व करेंगे, वन बाय वन देख लेते हैं जी। ठीक है, पहला सवाल सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल HCl सोल्यूशन इज। बढ़िया सवाल है, PYQ में भी आ रखा था। ठीक है, जेके बॉस में, PYQ में भी है। पहला सवाल आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और क्या दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है। ठीक है जी, मोलैलिटी दे रखा है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, अच्छा कैसे निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन? एक तो बड़ा फॉर्मूला लगा के मोल फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इससे मेरे को दो चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो दे रखा है ना, इस मोलैलिटी से मेरे को दो चीज़ें समझ में आएगी। सर सवाल में मेंशन है 1 मोलल, और 1 मोलल का मतलब ये होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने हैं, सॉल्यूट के मोल आगे 1। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 1। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। मोलैलिटी 1 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। सो NB कितना दे रखा है, 1 के बराबर। सही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो सॉल्वेंट था उसका निकालना चाहूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा इसके मोल्स दे रखे हैं, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने सिखाया मैं वो लगा सकता हूँ। एक तो ऐसा आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सर मोल फ्रैक्शन बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सही, यही तरीका होगा निकालने का। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अब देखिएगा, इसके मोल पता है मेरे को, अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर, तो इसका मोल फ्रैक्शन B जो कि HCl दे रखा है, इसका मोल फ्रैक्शन बराबर होगा इसके मोल बटा टोटल मोल। सो टोटल आएगा NB प्लस Na, यही हो जाएगा। अब अपने को सिर्फ Na देखना है, काम बन जाएगा। बताइए Na किसके बराबर, A के मोल्स किसके बराबर आएंगे, सर A के मोल गिवन मास बता मोलर मास, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, अच्छा सोल्यूशन किसका है, HCl का, तो मोलर मास तो मेरे को पता है कि 36.5 होगा। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ WA/Ma। अच्छा इसका गिवन मास कितना है, सर ये मोलर से आइडिया लगता है। अच्छा सोल्यूशन कितने का, सोल्यूशन 1 मोलल का। अब मुझे बताइए अगर तो सॉल्वेंट मेंशन नहीं है कि सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि अगर 1 मोलल का सोल्यूशन है तो एटलीस्ट पर केजी का बनाया होगा, और पर केजी का मतलब ये होगा कि जो WA आपका है वो 1000 ग्राम के बराबर। सही है, मैंने तब भी कहा था जब मोलल लिख के दे दे, इससे दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। अगर अगर वॉल्यूम ये आपका सॉल्वेंट का मास ना दे, एक चीज़ ये कंफर्म होती है कि जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो 1 होगा। अगर 1 मोलर लिखा हुआ है, 0.1 लिखा है तो 0.1 मोल, और साथ में दूसरी चीज़ ये कंफर्म होती है कि जो वेट होगा सॉल्वेंट का वो 1000 ग्राम होगा। इतनी चीज़ कंफर्म होगी। ठीक है, सो वेट आ गया 1000 डिवाइडेड बाई मोलर वेट कितना HCl का, हाइड्रोजन के क्लोरीन का 35.5 हो गया 36.5, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताइए NB कितना, 1 अपॉन, फिर से NB कितना 1 प्लस, क्योंकि जो मोलैलिटी दिया है मोल ही है, जो मोलैलिटी है मोल इतने में। ठीक है ना, प्लस इधर लिख लूँगा मैं 1000 अपॉन 36.5, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1000 अपॉन 36.5, दैट इज इक्वल टू 27.3। सो ये आ जाएगा 1/28.3। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे कितना आएगा, ओके 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 ओके, एक्वा सोल्यूशन है ना, एक्वा सोल्यूशन है, सॉल्यूट HCl है, ये मैं गड़बड़ कर दिया, सॉल्यूट HCl है, सॉल्वेंट तो पानी है, हम तो पानी का लेके चल रहे हैं ना, सॉल्वेंट आ गया ना पानी, सॉल्वेंट पानी चल रहा है ना। ठीक है, सॉल्वेंट पानी चल रहा है सर, अगर सॉल्वेंट पानी चल रहा है तो इसका मतलब इसका मोलर मास कितना 18। हाँ, अब आएगा 55.5, इसके तो कंफर्म होते हैं ना 55.5, तो आएगा 56.5। सो 1 डिवाइडेड बाई 56.5। ठीक है, HCl सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो पानी है, किसके बराबर आ जाएगा, हाँ 0.017। ठीक है, बिल्कुल है 0.017 0.017। अच्छा इसी को करने का अल्टरनेट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला, काई बी इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस, मैंने कहा था कि जब सॉल्वेंट हो और मोलैलिटी मेंशन हो तब सीधा 55.5 लिख लो, जब मोलैलिटी तब इतना कर लो। ठीक है, सेम देखो ऊपर वही आएगा, दैट इज 1/1 प्लस 55.5, ये वही कहानी। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का। ओके जी, अच्छा सवाल नंबर 2, ये हमने कल पढ़ा था, कहते जी फिनोल डायमराइज कर रहा है तो बेंट ऑफ फैक्टर बताना है। ठीक है, कल भी मैंने लिखा हुआ था, ये आ गया फिनोल आपका, दैट इज OH, अगेन दिस इज फिनोल, अगेन OH। ठीक है, अब ये डायमराइज कर रहा है, तो डायमराइज करने का ये मतलब होगा कि पहले 2 थे और बाद में 1 बन रहा है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा है कि पहले आपके पास लेट से 2 फिनोल थे और इसके बाद बन रहा है आपके पास फिनोल
इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आई निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला आफ्टर बटा बिफोर याद रखने को कहा था मैंने, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ स्पीशीज आफ्टर और नंबर ऑफ स्पीशीज बिफोर। अच्छा बताओ बाद में कितने बन रहे हैं, एक, ये स्टाइशोमेट्री देखना, बाद में एक बटा पहला कितना था, 2, दैट इज इक्वल टू 1/2। हाँ 1/2 के फॉर्म में रखा है, 0.5 लिखा, सो 1/2 ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ओके, ठीक है, उसके बाद तीसरा बोल रखा है, कहता है जी कमर्शियल ब्लीचिंग में कितने % सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज़ किया जाता है। ये भी हमने पढ़ा है और ये हमने पढ़ रखा है W/W में, W/W टर्म में पढ़ रखा था, दैट इज 3.62% W/W ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl इज यूज्ड इन कमर्शियल ब्लीचिंग। सबके सब NCERT के सवाल है, मैंने जितने भी बनाए सब NCERT से बनाए, ठीक है। तो 3.62% W/W ऑफ NaOCl, दैट इज NaOCl इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके, सवाल नंबर 4 बहुत ईजी है ये भी। द रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर, मोल इक्वल कर रखे हैं सबके सर, अगर सबके मोल इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि डिपेंड कर, जब कभी भी कोलैगेटिव प्रॉपर्टी पे सवाल आए दिमाग में सिर्फ हमेशा एक बात आनी चाहिए कि आई देखना है, वेंट हॉफ फैक्टर देखना, उसके बगैर सवाल नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सबका आई देख लीजिए, काम बन जाएगा। पहला रखा BaCl2 इज 2, दूसरा रखा KCl, तीसरा रखा ग्लूकोज और फोर्थ रखा यूरिया, सही है ना। इनके आई वैल्यू निकालेंगे, आई किसके बराबर, सर डिसोसिएशन तो मेंशन कर नहीं रखा है, ठीक है। ये तो सिंपली आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों के दोनों, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू 1, इसके लिए भी 1, ठीक है। अच्छा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें 100% डिसोसिएशन मान के चलेंगे तो बताइए इसमें आयन कितने बनेंगे, 2 और 1 3, और इसमें कितने बनेंगे 2। तो जो आई का रेशो होगा, क्योंकि सबके मोल्स बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबका जो ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशो होगा वो भी सेम होगा। सो 3:2:1:1, ठीक है, 3:2:1:1 डी पार्ट। ऐसा PYQ नीट में भी आया, इससे नीट में भी PYQ आया, बस इतना था कि 3 चीज़ें थी, मैंने 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलिए जी ये वाला बता दीजिए, सवाल नंबर 5, ठीक है। मैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को अलग से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने गैस लिया और इसको हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड में, ठीक है ना। और लिक्विड में डिजोल्व करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन, सही, ओके। प्लस साथ में हीट रिलीज होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। व्हेन एवर गैसेज आर डिजोल्व्ड इन वाटर दे ऑलवेज फॉलो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, डेल H इज नेगेटिव, डेल H इज नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज फॉलोड बाय एन या इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में एक्सो भी होता है, एंडो भी होता है, मिक्स भी होते हैं कुछ जगहों पे, ठीक है। ये एक्सो है भैया। अच्छा अगर ये एक्सो है, हीट रिलीज हो रहा है, और अगर आप इस पर ली चार्टेरियर प्रिंसिपल लगाएं और आप और ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहें तो ली चार्टेरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो जो गैस पानी के अंदर था वो गैस पानी से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, कुल मिला के उसका सॉलिबिलिटी घटेगा, उसका सॉलिबिलिटी घट जाएगा। लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक या कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा, सो रिएक्शन बैकवर्ड, और रिएक्शन बैकवर्ड का मतलब गैस विल लेफ्ट द सॉल्यूशन, सो गैस विल लेफ्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, है ना, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, तो इन शॉर्ट में इनवर्स, इन शॉर्ट में इनवर्स, ठीक। इसलिए जो एक्वाटिक लाइफ होती है, जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है, गैस का सॉलिबिलिटी, ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी अच्छा खासा है, अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है। लेकिन गर्मियों में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं मिलती है, सॉलिबिलिटी कम है, गैस उड़ जाता है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 बता दीजिए, इसको आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप, ऐसा, ठीक है, सॉलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिबिलिटी घटा। अच्छा मोल एलिवेशन कांस्टेंट के याद रखने दोनों है ना, केल्विन के, लेकिन अगले वाले इनवर्स में केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। अच्छा इसमें दे नहीं रखा है, इसने ये दे रखा है, बीच में घुमा के दे रखा है, ठीक है ना। केल्विन केजी मोल इनवर्स बी, ओके। और व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैंने अंडरलाइन करके दिए, दोनों के दोनों अंडरलाइन करके लिखवाए थे। इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है ना।
इथेनॉल प्लस एसीटोन। हाँ, इसके मेजोरिटी में एग्जांपल्स आपको इधर ही देखने को मिलते हैं। मैंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव डिविएशन होगा उसमें कभी कभार एक दो केसेस को छोड़ के आप देखोगे एक नॉन पोलर होता है, लेकिन दो केस ऐसे बनते हैं जहाँ पे दोनों के दोनों पोलर होते हैं। एक केस था इथेनॉल और एसीटोन का, दूसरा इथेनॉल और पानी का। इथेनॉल और पानी का दो केसेस थे ये। सो इथेनॉल और एसीटोन वाला जो केस है ये कौन से डिविएशन को फॉलो करता है? पॉजिटिव डिविएशन को। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान में रख लेना, एनसीईआरटी का है भी। अच्छा, व्हाट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ये भी पढ़ा है मैंने, सवाल नंबर 8 कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मासेस निकालने बायोमॉलिक्यूल्स के तो जनरली हम प्रेफर करते हैं जो दो हायर हम प्रेफर करते हैं, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अच्छा, इसके बाद ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर बचा सर, ये प्रेफर करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि एक तो वैल्यू बहुत अच्छा खासा आता है और प्लस जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से ये बायोमॉलिक्यूल टूट सकते हैं, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते। तो सबसे जबरदस्त इसमें कौन सा देखने को मिलेगा आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं लिख लेता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए आपको कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करना है? ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कम मात्रा के लिए भी बहुत अच्छा वैल्यू, ठीक है, कम कॉन्सेंट्रेशन भी हो तब भी बहुत अच्छा वैल्यू देखने को मिल जाता है। अच्छा जी, मोलरिटी ऑफ अ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, मोलरिटी निकालना, डेंसिटी दे रखा है, जब कभी वैसे सवाल है फॉर्मूला लगा लो, काम बन जाता है। मोलरिटी किसके बराबर? गिवन मास बाई मोलर मास, ऐसे ही होगा, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। डेंसिटी से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और HCl भी दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को मोलर मास पता है। बताइए MB किसके बराबर हो जाएगा? HCl का 36.5, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इतना हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। ओके, ये चीज़ आ गई। अच्छा, गिवन मास निकालना है, वो डेंसिटी से मिलेगा और जो वॉल्यूम है वो भी डेंसिटी से देख लेंगे हम। ठीक है ना, अब मुझे बताना है जो सवाल दे रखा है उसमें डेंसिटी कितना दे रखा है? सर डेंसिटी बराबर 1.17 ग्राम पर सीसी। यूनिट बहुत मैटर करता है, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो मैं पर लीटर में भी निकाल सकता हूँ, या और इजी कर दूं तो बताइए डेंसिटी किसके बराबर? मास बटा वॉल्यूम, यही होगा। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम। ये मास किसका? सोल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका? सोल्यूशन का। ऐसा ही होगा ना। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेता हूँ मैं सोल्यूशन का पहले, फिर काम देखते हैं आगे। अच्छा, वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी। ठीक है जी। अच्छा, मास कितना दे रखा है? मास नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा है, मास नहीं दे रखा है। ठीक है ना, मास नहीं दे रखा तो मास निकालना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ कन्फर्म है, एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर पर सेंटीमीटर क्यूब का है, पर सेंटीमीटर क्यूब का है जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, वॉल्यूम दे रखा है जी 1 cc के बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम इतना है। ओके, अच्छा, मास कितना आ जाएगा? डेंसिटी के बराबर ही हो जाएगा फिर। ठीक है ना, यहाँ से मास निकाल लेता हूँ मैं। बताइए मास किसके बराबर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना? 1.17 इंटू वॉल्यूम 1, दैट इज इक्वल टू 1.17 ग्राम। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। मास इतना यहाँ और डेंसिटी मैंने 1 cc रख लिया। ठीक है, पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। मोलरिटी इज इक्वल टू, मास आ गया 1.17 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ गया? 36.5 इंटू 1000 अपॉन 1। ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा जी 1170 डिवाइडेड बाई 36.5। ओके, 32.05। सो दिस विल बी इक्वल टू 32.05। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ, अगर ऐसा किया होता, यहाँ पे केजी पर लीटर रखा होता, फिर मुझे ये करना पड़ता कि एक तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि अगर मोलर मास आपका ग्राम में है तो गिवन मास भी ग्राम में होना चाहिए था, और वो जो अगले वाला वॉल्यूम वाला सीधा हज़ार से कट हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ये हमने कल ही दिखा था, मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको कभी भी इन चीज़ों को कंपेयर करना है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने कहा था दो को एक डायरेक्टली याद रखना है, दो को इन्वर्सली। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली होते हैं, और आप ये देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये दोनों के दोनों। ठीक है, और ये जो दोनों के दोनों बचे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बस इतना याद रखना है। अच्छा जी, बोला है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम किसका होगा? बताइए सबसे कम उसका जिसका आई वैल्यू सबसे कम ना, यूनिवर्सली चल रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा उसका, ये ज़्यादा के लिए लगा रहा हूँ मैं फॉर में, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा उसका जिसका आई वैल्यू सबसे कम, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम उसका जिसका आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसी में तो घटेगा, उसी में सबसे ज़्यादा घटेगा। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में आपको क्या लग रहा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, जिसका आई वैल्यू सबसे ज़्यादा?
जिसका आई वैल्यू सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। देखो ऐसा है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम उसका जिसका आई वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। इनमें से आई वैल्यू ज़्यादा किसका होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 आई का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड में 2 और यूरिया और ग्लूकोज में 1 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा सेक्शन बी बताइएगा, सेक्शन बी का पहला सवाल है, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फ्रीजेज एट लो टेम्परेचर देन वाटर। और इसी एप्लीकेशन भी बेस पे आप ये देखते हो कि जो समंदर होते हैं ऊपर से बर्फ़ तो होती है, उन पे बर्फ़ तो बनी होती है, लेकिन नीचे से पानी फ्लो कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, और जैसे ही नमक आ जाएगा नमक फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास NaCl सोल्यूशन है और साथ में सिंपली H2O है, कुछ ऐसा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। सर आपने बोला था जैसे बर्फ के ऊपर नमक छोड़ो और पिघलता है, तो उसके ऊपर जब बर्फ होती है वो नहीं पिघलती ना वो स्प्रिंकल करना पड़ता है। जो बर्फ है ना, जो बर्फ है जो ऊपर से बनी हुई है, जैसे मान लीजिए ना समंदर है, मैं समझ गया बात सही है तेरी, ये आ गया ना समंदर, डाउट पूछे जब भी तो वो बंद किया, ये आ गया ना समंदर, ठीक है, ये आ गया सी वाटर, ठीक, ये आ गया सी वाटर, सही है। अब बर्फ ऊपर से पड़ी हुई है, ये है बर्फ, ये बर्फ है। अब नीचे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मजे वाली बात यह है कि जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट का ये मतलब ऐसा नहीं कि पिघल नहीं रहा, पिघल रहा कंटिन्यूसली, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि जो पिघल के लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड में पिघलने के बाद वो बर्फ बना रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों चीजें चल रही हैं। अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए था कि समुद्र में बर्फ टिकनी नहीं चाहिए थी, अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा है कि ये जो है ना इनके, ये जो ऐसा मान ले कि समंदर की जो डेप्थ है ना, ये उस हिसाब से डिपेंड करता है कि नीचे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा, ऊपर थोड़ी मात्रा कम होगी, उस हिसाब से। और ऊपर वाला एरिएटेड पोर्शन होता है। एक और कारण इसका ये होता है कि जो समंदर का ऊपर वाला सरफेस होता है ना, उसमें बार बार हवा कॉन्टेक्ट में आता है, एरिएटेड रखता है उसको, बार बार एरिएटेड रखता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रीज ही होता है, स्नो ही होता है, मेल्टिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा वाटर दूसरा ले लिया आपने, वाटर। अब मुझे बता दीजिए NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि सर आपने नमक डाल रखा है और इसकी वजह से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सही है ना। इसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने का ये मतलब है कि आप ये देखोगे कि ये फ्रीज करेगा एट अ टेम्परेचर लोअर, इस पे मेल्ट हो जाएगा, अगर दोनों पे रखा हुआ है मैंने, ये इससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। इसने वही पूछा कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन कम टेम्परेचर पे फ्रीज क्यों करता है पानी की तुलना में, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका आई वैल्यू बढ़ जाता है। बताइए आई ग्रेटर देन 1, आई 2 के बराबर आ जाएगा, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। अच्छा सेकंड, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इस तरह का मैंने कल भी करवाया था एक, ठीक है। डिसोसिएशन दे रखा है, बताइए कैसे आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, यही फॉर्मूला रहता है। अल्फा कितना रखा, 80%, 80 का मतलब 0.8 इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, N कितना इसको तोड़ना पड़ेगा, सो दिस इज K4 FeCN6, तोड़ेंगे तो 4K पॉजिटिव और इसके ऊपर 4 नेगेटिव, कुल मिला के 5 आयंस बनेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस, ये आएगा 4, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 4 32, सो दैट मीन्स 3.2 सिंपली, ठीक है। I-1 एंड I इज इक्वल टू 1 इधर लेके प्लस कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.2, सेम ही था वैसे, सेम ही सवाल था, 4.2 आया था कल भी आंसर हमारा। अच्छा व्हाट डज रिवर्स ऑस्मोसिस मीन टू, ये हमने पढ़ा है कि जब कभी ऐसा किया जाए कि आपने SPM लगा रखा है, और SPM रिवर्स ऑस्मोसिस में बहुत स्पेसिफिक मटेरियल का बनता है जिसको सेल्यूलोस एसीटेट कहते हैं, ठीक है ना, सेल्यूलोस एसीटेट का, ओके। अच्छा इस साइड पे आपने क्या ला रखा है, आपका सी वाटर है या सोल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, और इस साइड प्योर सॉल्वेंट, इस साइड आ गया आपका प्योर सॉल्वेंट, ओके। सर जब सोल्यूशन वाली साइड प्रेशर इतना एक्सर्ट किया जाए जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, अगर इस साइड पे मैं इतना प्रेशर एक्सर्ट करूं जो किससे ज़्यादा हो, ऑस्मोटिक से ज़्यादा हो, P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P ऑस्मोटिक, तो आप ये देखोगे कि जो आपका सी वाटर वाली साइड, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी और पानी भी है, पानी तो जनरली सॉल्वेंट से इधर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जब प्रेशर इतना ज़्यादा लगा ले कि ऑस्मोटिक से ज़्यादा हो गया, तो सी वाटर से जो पानी है वो इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता, रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज RO, ठीक। इसमें 3 केस लिखता हूँ मैं, ऐसे इधर देखना, 1 2 3 करके लिखता हूँ मैं। मुझे बताइए अगर P पाई लिख लेता हूँ मैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस टाइम पे क्या होगा, ऑस्मोटिक और एक्सटर्नल बराबर नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, सही है ना, जितना अंदर से आ रहा है प्रेशर उतना बाहर से लगा रखा है, तो चीज़ वहीं पे होगी, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा अगर P ऑस्मोटिक
कम हो जाए, ये मैं ऐसा लिख लेता हूँ, पी पाई ज़्यादा लिख लेता हूँ पहले, इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा फ्लो होता रहेगा, ऑस्मोसिस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ऑस्मोसिस। और अगर तीसरा ऐसा है कि एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए पी पाई से, फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। और रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या देखने को मिलता है आपको, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है ना, समंदर के खारे पानी को साफ में कन्वर्ट करना इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसका आता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, डिसैलिनेशन ऑफ सी। हाँ लेकिन ये पानी के लिए है, ध्यान दें, नमक के लिए नहीं है। नमक को साफ करने की प्रक्रिया नहीं है, ये पानी को साफ करने की प्रक्रिया है। नमक को ऐसे साफ नहीं किया जाता, उसके लिए डिफरेंट केमिकल मेथड्स लगाने पड़ते हैं उसके बाद, ठीक है ना। ये पानी को साफ करने की प्रक्रिया है। अच्छा, इन कंपैरिजन टू 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज दे रखा जी, कितना दे रखा, 0.1 मोलर, ओके। और द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोल, अच्छा उसके बाद दे रखा है MgCl2, ये भी कितना, 0.1, चलिए कॉन्सेंट्रेशन दोनों के बराबर है, ठीक। कहते हैं इज ऑलमोस्ट थ्राइस, इसका जो डेल TF है, कहता है इस वाले का जो डेल TF है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम होगा एज कंपेयर टू द डेल TF ऑफ ग्लूकोज, ऐसा MgCl3 का, MgCl2 का, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होगा और इसका आई वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देखेंगे इसका आई वैल्यू हो जाएगा Mg+2, ठीक है ना, 3 आ जाएगा ना, इसको तोड़ के देख लीजिए कितना बनेगा, ये बनेगा Mg+2 + 2 टाइम Cl नेगेटिव, कुल मिला के आई वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो आई वैल्यू 3 और इसका आई वैल्यू कितना, 1। अपने को पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू, तो इसका आई वैल्यू 1 और इसका 3, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हम कांस्टेंट मान के चलते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन को। तो आप ये देखोगे इसका जो डेल TF है वो ऑलमोस्ट 3 गुना होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज ऑफ आई वैल्यू, बिकॉज ऑफ आई वैल्यू, क्योंकि इसका आई वैल्यू उसके 3 गुना है, तो इसके हिसाब से इतना आ जाएगा। सवाल नंबर 5, ये तो बहुत ईजी सा है, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, या गया मोलैलिटी, आ गया मोलैरिटी, वाई बिकॉज दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ना। सो मोलैलिटी इन्वॉल्व, it involve mass and it involve volume, ठीक है ना। बताइए, mass is independent of temperature, it is independent of temperature, ठीक है, and it depends on, okay, depends on temperature। So, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने मोलर सोल्यूशन बनाए हैं तो तुरंत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुरंत टाइट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी आपको करना है, क्योंकि अगर आपने 2 दिन रख लिया तो आप देखोगे 2 दिन टेम्परेचर बदला, इसका जो मोलैरिटी है वो बदल गया होगा, और ऐसा जरूरी नहीं जो टेम्परेचर आज होगा कल वही होगा, हो सकता है कल 2 डिग्री कम हो, तो इसकी वजह से क्या कर जाएगा, मोलैलिटी वैरी करता है, टेम्परेचर के साथ बदलेगा, तो आप इसको प्रेफर नहीं करते। हाँ बनाते हैं हम सोल्यूशन, और ये बनाना ईजी है क्योंकि मोलर सोल्यूशंस बनाने वॉल्यूम पकड़ना है और पानी भर लिया काम हो गया, लेकिन इसमें सोल्यूशन बनाने सॉल्वेंट का मास मेजर करना पड़ता है, मास मेजर करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू, ये तो नलके के नीचे लैब में चले जाओ, नलके के नीचे पानी भर दो, बना लिए सोल्यूशन जल्दी से। इनको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन दिक्कत ये कि ये बहुत एक्यूरेट सोल्यूशंस बनेंगे, वैरी नहीं करेंगे। आप चाहो तो स्टॉक करके भी रख सकते हो, ठीक है, स्टोर करके रख लिया, उनको स्टॉक सोल्यूशंस पढ़ते हैं। स्टॉक सोल्यूशन होते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। मान लीजिए आपने HCl का एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड या प्योर सोल्यूशन बना रखा ऑलरेडी, अब आपको क्या करना है, उसमें से कोई सोल्यूशन बनाना, फिर डाइल्यूशन करना पड़ता है सीधा, M1V1 = M2V2 करना पड़ता है, या स्मॉल m वाला, तो कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, इतना मोलर बन गया, इतना डाल दिया, इतने मोलर बन गया, ऑलरेडी बनाए होते हैं, सो दैट टाइम कंज्यूम ना हो पाए। ऐसा नहीं कि बार बार जाके फिर सोल्यूशन बनाने, फिर सोल्यूशन बनाने, एक्सपेरिमेंट करना है तो स्टॉक सोल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, कैसे होंगे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, फिर उनमें पानी ऐड कर दो, थोड़ा सा पकड़ लिया, पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, जितने मोलर का चाहिए, जितने मोलर का चाहिए, जितने नॉर्मल का चाहिए, बना दिया साथ साथ में, ठीक है। अच्छा जी सवाल नंबर 6, बढ़िया सवाल। किताब वाया मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CS2 फॉलो पॉजिटिव डिविएशन। बताइए, एसीटोन इज दिस वे, जब कभी भी वाई आए डिविएशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, दैट इज इंटरेक्शंस। जब कभी भी वाई पूछे कि क्यों ऐसा है, ड्यू टू इंटरेक्शंस, और ये चेंज ही आ रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन, ये जो डेल V मिक्स, डेल H मिक्स है, जो भी चेंज आ रहा है ये इंटरेक्शंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये एसीटोन और ये यहाँ पे क्या होगा साथ में CS2 ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, ये जो एसीटोन होगा, आप देखोगे इनिशियली अगर आपने सिर्फ एसीटोन ले रखा था तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, बहुत अच्छे खासे डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बना लूँ, जैसे CH3 डबल बॉन्ड O, सही है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O CH3
एंड मान लीजिए CH3, इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ध्यान देना, पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डाइपोल होता ही नहीं है पहले से, यहाँ पे डाइपोल नहीं होता। जो CS2 है ना, ये CS2 नॉन पोलर होता है, देखो ऐसा C डबल बॉन्ड S, ठीक है। और कार्बन और सल्फर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी में। यहाँ पे भी इंटरेक्शंस मिलेंगे, वेंडरवॉल टाइप के मिलेंगे, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल टाइप के इंटरेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे परमानेंट है, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल है, वहां पे परमानेंट नहीं मिलता आपको, ठीक है। कुल मिला के इंटरेक्शन थोड़े स्ट्रॉन्गर और ये इंटरेक्शन थोड़े कम। अब ये CS2 क्या करता है, जब इस CS2 को इसमें ऐड किया जाए, ये CS2 इन एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में आके बैठता है। जब एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में आके बैठेगा, यहाँ पे आके CS2 बैठ गया, जैसे CS2 आके यहाँ पे बैठ गया तो इन एसीटोन्स के इंटरेक्शन कमजोर पड़ जाते हैं, नए इंटरेक्शन डेवलप होंगे, जहां एसीटोन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, CS2 के साथ, सही है ना। सोल्यूशन में इंटरेक्शन AB टाइप के होंगे, सॉल्वेंट में A टाइप के थे, सॉलिड में BB टाइप के थे। लेकिन अब आप ये देखोगे कि जो आपके पास सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन में जो एसीटोन और CS2 के इंटरेक्शन थे, स्ट्रिक्टली यही नाम लेना। जब ऐसा पूछा ना एग्जांपल देके, फिर AABB करके नाम मत लिखना, जो दिया है उसी को नाम लिखना, वो ज्यादा प्रेफर रहेगा। तो इसका मतलब एसीटोन और CS2 इनके जो इंटरेक्शन सोल्यूशन में होंगे वो थोड़े वीक होंगे एज कंपेयर टू एसीटोन एसीटोन प्लस CS2, ठीक है। और इन इंटरेक्शंस के कम होने की वजह से, इंटरेक्शन कम हो गए, वेपर प्रेशर बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, इंटरेक्शन कम हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि जब इंटरेक्शन कम हो गए, सिर्फ दो ही चीजें कम होंगी पॉजिटिव में, दो ही चीजें, एक इंटरेक्शन कम होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा। तो आप देखोगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या आएगा, अगर आप थ्योरी में लिखना चाहो, सर बिकॉज ऑफ weak interactions among acetone and CS2 molecules in solution as compared to the interactions present in acetone and CS2 in their pure states. So due to this the vapor pressure increases. So vapor pressure increase कर गया, रोड से ऊपर चला गया तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया। अच्छा ग्राफिकली तो बहुत ईजी है, तो आपको पता है ना कैसे ग्राफ से आप बनाते हैं, उसमें तो बहुत बच्चों वाली बात है, उसमें दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया रोड्स की वजह से, जैसे वेपर प्रेशर वर्सेस काई, ऐसा करके पॉजिटिव डिविएशन आ रहा है तो तीनों के तीनों इससे ऊपर, ठीक है। ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, ये आएगा पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। अच्छा बताइए सवाल नंबर 7, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर सो दैट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाई 2 Kelvin, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, आपको WB पता करना है, अमाउंट पता करना है, ठीक है। सवाल नंबर 7 बताइए जी, डेल TF किसके बराबर, डेल TF इज इक्वल टू I इंटू KF। आई नहीं भूलना चाहिए, आई भूला सवाल गया कभी भी, मैं फिर बता रहा हूँ, आई भूला सवाल गया, आई भूलना ही नहीं है, आई लिखना ही, चाहे 1 ही क्यों ना हो, लेकिन लिखना ही लिखना है इसको, ठीक है ना। डेल TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M, ठीक। डेल TF कितना दे रखा है, 2 इज इक्वल टू आई। अच्छा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, HCl है, H तोड़ के 2 बनेंगे तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि अपने पास क्या नहीं दे रखा सर, अपने पास ये नहीं दे रखा कि डिसोसिएशन कितना है, तो 100% मान के चलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई KF, KF का वैल्यू दे रखा 1.86। अच्छा मोलैलिटी किसके बराबर, WB बाई MB, सही है। बताओ MB कितना, KCl दे रखा है, K का मास भी दे रखा है, Cl का मास भी दे रखा है, ठीक है ना। सिंपली प्लस कर लेंगे, 40 + 75.5, ओके, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा जी वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो मतलब 1000 ग्राम, सही है। ये तो कट हो गया, ये चला गया, ठीक है। WB आ गया, ये 2 भी कट गया, इसको भी काट देते हैं। सो WB इज इक्वल टू 75.5 डिवाइडेड बाई 1.86, सिंपली इतना आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा ग्राम्स में, 1.86 से डिवाइड करेंगे 40.59 ग्राम, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी से सवाल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स पढ़ रखे हैं ना, 2-3 चीज़ें इसके बारे में याद रखने को बोली थी मैंने। एजियोट्रॉप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स आर constant boiling mixture having same composition in liquid phase as well as in vapor phase, ठीक है। सेम कंपोजिशन किस में देखने को मिलेगा, लिक्विड में, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे बॉईल करेंगे। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, वेपर फेज। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे बॉईल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे इसको स्प्रेड नहीं कर सकते। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के मिक्सचर्स बनते हैं, ठीक। और ध्यान में रखना एक और बात कि ये बाइनरी मिक्सचर बनेगा, इसमें जो रेशो होगा बहुत स्पेसिफिक होता है, रेशो कांस्टेंट होता है। जिनको आप मिलाओगे ना उनका रेशो कांस्टेंट, अदरवाइज मिक्सचर में ऐसा होता नहीं जनरली। लेकिन मैंने जब मैं पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, होता तो मिक्सचर है लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ कंपाउंड की फॉलो करता है, वो होता है रेशो। रेशो बहुत परफेक्ट होता है, अगर इस रेशो से इधर उधर चला गया तो आपका एजियोट्रोप नहीं बनता, एजियोट्रोप उस टाइम पे नहीं बनेगा। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम, है ना। सिमिलर इसको पढ़ते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग। अब ये भी याद रखने को बोला था कि कैसे मैक्सिमम बनता है और कैसे मिनिमम। मैक्सिमम बनता है नेगेटिव में और मिनिमम बनता है पॉजिटिव। तो ये बनता है नेगेटिव डेविएशन में, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, और ये बनता है पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी लिखे थे अगर आपको याद हो। बताइए नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग वाले का एग्जांपल क्या आएगा? नाइट्रिक एसिड प्लस HNO3 प्लस H2O, सही है। इनर रेशियो 68:32, ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट इथेनॉल प्लस पानी, है ना, 5% पानी दारू में, C2H5 प्लस H2O, तो यह जगह 95:5%, ठीक है। ऐसा ही था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखने को कहा थी मैंने, ऐसे बोला था कि रेक्टिफाइड स्पिरिट से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा पूछता भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजियोट्रोप बना लेता है, और एजियोट्रोप बन गया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद इसको स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। इसमें इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा ना नेगेटिव में? किस वाले में? नेगेटिव में। हाँ, इस वाले में बॉइलिंग पॉइंट के इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, इन दोनों का जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल से ज़्यादा आएगा, सही है। और इसमें कम, मतलब हाइपोथेटिकल अगर मैं लिख के चलूँ, 95। हाँ, मान लीजिए ये H या A+B लिख लेता हूँ मैं सिंपली ऐसा करके, और ये बना लिया आपने AB। मान लो ये 100 डिग्री और मान लो ये 110 डिग्री, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बना, ये बना मैक्सिमम बॉइलिंग, तो इससे ऊपर चला जाएगा। मान लो मैंने लिख लिया 112 डिग्री, इन दोनों से ऊपर। ऐसा नहीं कि उनको मिला के ऊपर, तब तो बात, इन दोनों से थोड़ा ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। ये जाएगा मैक्सिमम बॉइल। अगले वाले में क्या होगा? इन दोनों से थोड़ा नीचे हो जाएगा, मान लो 98 आ जाएगा मिनिमम बॉइलिंग। ऊपर नेगेटिव उस आइडियल सॉल्यूशन में घटता कि बढ़ता है? किस नेगेटिव आइडियल? ऊपर ये सेम ही तो है। नेगेटिव आइडियल नेगेटिव थोड़ी होता है, आइडियल तो आइडियल ही होता है, डिविएशन नहीं नेगेटिव। अच्छा जी, सवाल नंबर 9 बताइए। Why equimolar solution of glucose and NaCl are not isotonic? Because their I value differs. Obvious है ना, this is glucose and this is NaCl. So NaCl is electrolyte, its I value is greater than 1, that is equal to 2, and glucose is electrolyte, its I value is equal to 1, and we know that pi is directly proportional to I. If their I value differs, their pi also differs. ठीक है ना, और ऑब्वियसली इसका जो पाई होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। ये आगे सेक्शन ए और सेक्शन बी COD कल करेंगे।